हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो और आज का टॉपिक होने वाला है हमारा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसा आप सभी को पता है कि आरआरबी का पेपर आने वाला है, उसकी डेट भी आ गई है, सो यू हैव टू फोकस ऑन स्टडीज़। यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हम 20 क्वेश्चंस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें जिससे और भी यूज़फुल वीडियो आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चाइल्ड्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अबाउट हेल्थ केयर इज टर्म्ड एज। जब चाइल्ड ऐसी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है जिसमें उसके हेल्थ के लिए अच्छा होता है या वो अपना हेल्थ केयर का ध्यान रखता है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका एसेंट। यहाँ पे देखते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन। एसेंट्स मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस ऑफ माइनर एज बिफोर 18 ईयर्स टू पार्टिसिपेट इन सम एक्टिविटी एज ट्रीटमेंट, क्लिनिकल ट्रायल एक्सेट्रा। टर्म कंसेंट फॉर एडल्ट एंड एसेंट फॉर चिल्ड्रन। देखिए, एसेंट मतलब होता है कि जब एक बच्चा जो 18 ईयर्स से नीचे का है या छोटा है वो अपने ट्रीटमेंट और क्लिनिकल ट्रायल्स या कोई भी ऐसा चीज़ जो उसके हेल्थ को प्रमोट करने के लिए है उसमें इंटरेस्ट लेता है या फिर उसको करवाने की इच्छा रखता है, वो होगा एसेंट। अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो उसको हम कंसेंट करेंगे, कंसेंट कहते हैं। और अगर हम चिल्ड्रन की बात करें बिलो 18 ईयर्स, दैट इज कॉल्ड एसेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द मेजर कॉजेज ऑफ चाइल्डहुड इलनेसेस। सबसे ज़्यादा कॉज या कौन सी ऐसी वजह है जिससे बच्चों में इलनेस या बीमारी देखने को मिलती है? तो यार राइट आंसर होगा माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब अगर बच्चों में कुपोषण जैसी दिक्कत है तो उनमें बार बार बीमारी या ज़्यादा बीमारी होने के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड आर LBW, दैट इज लो बर्थ वेट, माल न्यूट्रिशन मोस्ट वाइड स्प्रेड कंडीशन है ये, इन्फेक्शन एंड पैरासिटिक इन्फेस्टेशन, एक्सीडेंट एंड पॉइजनिंग एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम। अगर हम हेल्थ प्रॉब्लम की बात करें तो सबसे ज़्यादा लो बर्थ वेट देखने को मिलता है, मतलब बच्चा जो है वो अपने नॉर्मल जो उसका वेट या वज़न होना चाहिए उससे कम का डिलीवर होता है। माल न्यूट्रिशन जो सबसे ज़्यादा फैली हुई दिक्कत ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। वो इन्फेक्शन, पैरासिटिक इन्फेस्टेशन मतलब ये जो वॉर्म्स हो जाते हैं ना पेट में कीड़े जिसे हम कहते हैं। एक्सीडेंट हुआ, पॉइजनिंग मतलब कुछ भी उन्होंने ऐसा खा लिया जो उनके लिए जहर की तरह हो सकता है, या फिर कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम। तो ये सब क्या है, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम चिल्ड्रन में देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक मीन्स। अगर हम आज की बात करें तो जो पीडियाट्रिक है उसमें का मतलब आज के टाइम पे क्या होगा? तो ऑप्शंस में देखिए है ना, शॉर्ट टर्म केयर ऑफ द चाइल्ड, बेसिक केयर ऑफ द चाइल्ड या कंटिन्यूअस प्रिवेंटिव केयर ऑफ होल चाइल्ड, टर्मिनली इल केयर ऑफ चाइल्ड। यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका सी। अगर हम पीडियाट्रिक की बात करें आज के टाइम में तो आंसर इज कंटिन्यूअस एंड प्रिवेंटिव केयर ऑफ होल चाइल्ड। मतलब बच्चे का जब से उसका वो पेट में आया, जैसे एंटीनेटल पीरियड से लेकर जब तक वो चाइल्ड तक उसकी केयर करना कंटिन्यूअसली और उसको प्रिवेंट करके रखना किसी भी हेल्थ कंडीशन या एबनॉर्मलिटी से। दैट मीन्स ऑफ पीडियाट्रिक इन मॉडर्न टाइम। क्वेश्चन नंबर 4 है, द चेंजिंग फोकस ऑफ पीडियाट्रिक नर्सेज ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग। जैसे जो पीडियाट्रिक नर्स है मतलब ऐसी नर्स जो बच्चों का केयर करती है, उनका मेन फोकस क्या होता है? तो यहाँ ऑप्शन में तो 3 ऑप्शन है, जैसे डिजीज सेंटर्ड केयर, अगर किसी बच्चे को कोई डिजीज़ है उसका केयर करना, स्पेशल केयर ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी, जब थर्ड ट्राइमेस्टर या लास्ट के 3 महीने चल रहे हैं तब केयर करना बच्चे का, ओनली केयर ऑफ सिक चाइल्ड इन हॉस्पिटल या बच्चे का जो बीमार बच्चे हैं उनका केयर करना। फोर्थ ऑप्शन है चाइल्ड सेंटर्ड केयर विद इन फैमिली, पेरीनेटल केयर विद एडवाइस एंड प्रिवेंशन, हेल्थ प्रमोशन एंड फॉलो अप ऑफ द चाइल्ड। इसमें क्या है कि बच्चे पे ध्यान से उनके फैमिली के साथ में केयर करवाना, पूरे उनके एंटीनेटल, इंट्रानेटल और पोस्टनेटल तीनों टाइम पे केयर करवाना, फैमिली को एडवाइस देना और प्रिवेंशन बताना, हेल्थ प्रमोशन करवाना और फॉलो अप करवाना जिससे चिल्ड्रन में कोई बीमारी ना हो। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? D1। क्वेश्चन नंबर 5 है, हॉस्पिटल प्रोसीजर्स फॉर अ चाइल्ड आर। तो यहाँ पे क्या होगा? द सेम इन ईच हॉस्पिटल। मतलब अगर बच्चों की बात करें तो जो हॉस्पिटल में उसको प्रोसेस हो रही है या फैसिलिटीज़ मिल रही है वो चाइल्ड के लिए कैसी होती हैं? पहला है द सेम इन ईच हॉस्पिटल, सभी हॉस्पिटल में सेम होता है। डिफरेंट इन बेसिक प्रिंसिपल फ्रॉम दोज ऑफ एडल्ट, ये एडल्ट के कंपैरिजन में डिफरेंट होता है। फिर है इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच एज ग्रुप, ये सभी एज ग्रुप का डिफरेंट होता है। डी है द सेम इन प्रिंसिपल एज दोज फॉर एडल्ट, जैसे एडल्ट्स का होता है वैसे ही प्रिंसिपल बच्चों के लिए भी होते हैं। राइट आंसर होगा द सेम इन प्रिंसिपल एज दोज फॉर एडल्ट, जैसे ही प्रिंसिपल बच्चों के लिए एडल्ट्स के लिए वैसे ही बच्चों के लिए भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, मिनिमम एरिया प्रोवाइडेड टू इन्फेंट इनटू हॉस्पिटल। एक इन्फेंट है, एक बच्चा है, उसको कितना एरिया चाहिए होगा?
तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका 100 स्क्वायर फीट या 10 मीटर स्क्वायर एक बच्चे को हॉस्पिटल में जगह चाहिए होता है। फिर देखते हैं क्वेश्चन 7, विच इज़ द बेस्ट शेप फॉर पीडियाट्रिक वार्ड। अगर एक बच्चे का वार्ड है तो उसमें सबसे सही या कह सकते हैं सबसे बेस्ट शेप क्या होगा, तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, स्क्वायर शेप। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ पीडियाट्रिक वार्ड शुड बी। एक पीडियाट्रिक वार्ड बच्चों का जो वार्ड है वहाँ पे सही या रिक्वायर्ड टेम्परेचर कितना होगा, तो ऑप्शंस में देखेंगे तो है 20, 36 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, बट यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका 28 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 9 है, द नंबर ऑफ नर्सेज रिक्वायर्ड फॉर 16 बेडेड पीडियाट्रिक वार्ड अकॉर्डिंग अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक। अगर एक वार्ड है जिसमें 16 बेड हैं तो वहाँ पे ये आपका अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक के हिसाब से कितनी नर्स चाहिए होगी, तो यहाँ ऑप्शंस में है 5, 6, 16, 4। राइट आंसर होगा यहाँ पे 5। इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं कि हमने यहाँ पे 5 क्यों राइट किया है। देखिए, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक, नर्स इज नीडेड फॉर 4 बेबीज टू गिव नर्सिंग केयर एंड 25% स्टाफ शुड बी रिजर्व फॉर डे ऑफ एंड लीव। अगर हम अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक की बात करें तो एक नर्स चाहिए होता है 4 बेबी के लिए। अगर 1 नर्स चाहिए 4 बेबी के लिए, तो हमने यहाँ 5 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 25% स्टाफ, मतलब कोई स्टाफ हो सकता है लीव पे हो, इसीलिए हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रख के 5 रखते हैं। तो अगर 16 बेडेड वार्ड है तो वी शुड पुट व्हाट 5 नर्सेज। सो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ पीडियाट्रिक। अगर आप पीडियाट्रिक पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसका फादर कौन है। तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं अब्राहम जैकोब, कश्यपा, हाइपोक्रेट्स या सुश्रुता। तो द राइट आंसर इज अब्राहम जैकोब। अब्राहम जैकोब को हम फादर ऑफ पीडियाट्रिक कहते हैं। चलिए, अब यहाँ से स्टार्ट हो गए क्रोमोसोमल एंड अदर कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स। यहाँ पे जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो आपके क्रोमोसोमल और कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, द डिजीज दैट अकर्स ड्यू टू डिफेक्ट इन द जीन्स ऑफ वन और अदर पेरेंट्स एंड इज ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग इज नोन एज डैश डिजीज। यहाँ पे क्वेश्चन है, द डिजीज, ऐसे डिजीज जो जीन में डिफेक्ट होने के कारण होते हैं वो या तो एक पेरेंट या तो फादर के जीन में कोई दिक्कत है या मदर के जीन में कोई दिक्कत है, फिर वो ऑफस्प्रिंग में मतलब उनके बच्चों में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ऐसे डिजीज़ या डिसऑर्डर को हम क्या नेम देते हैं, हेरिडिटरी डिसऑर्डर। ऐसे डिसऑर्डर जो बच्चों को अपनी माता या पिता से मिल रहे हैं, दैट आर कॉल्ड हेरिडिटरी डिसऑर्डर। यहाँ पे देखते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन। हेरिडिटरी डिजीज मीन्स अ डिसऑर्डर पर्टेनिंग टू जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऐसे डिजीज जो जेनेटिक में कोई दिक्कत हो या जीन में कोई दिक्कत होता है और वो मदर से या फादर से या कह लें पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, उनको हम कहते हैं हेरिडिटरी डिजीज़। और फिर दूसरा टर्म है यहाँ पे कंजेनाइटल। कंजेनाइटल मतलब ऐसे डिसऑर्डर जो बच्चे को बर्थ के टाइम से हो, मतलब जब बच्चे का बर्थ हो रहा है, वो डिलीवरी हो रही है, उसी टाइम से उसमें जो दिक्कतें या डिसऑर्डर हो, दैट आर कॉल्ड कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स। ओके, चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, विच हेरिडिटरी डिजीज इज मोस्ट कॉमनली लिंक टू एनोरिज्म। कौन सी ऐसी हेरिडिटरी डिजीज़ है जो एनोरिज्म से जुड़ी होती है। एनोरिज्म मतलब होता है बैलूनिंग ऑफ आर्टेरियल वॉल्स या ब्लड वेसल की वॉल्स में जब बैलूनिंग हो जाती है या कह सकते हैं स्वेलिंग टाइप का हो जाता है, जिससे जो उनका वे होता है ब्लड फ्लो का वो पतला हो जाता है, तो उसी को हम एनोरिज्म कहते हैं। तो कौन सी ऐसी यहाँ पे कंडीशन हमें देखना है कि जो उससे जुड़ी हुई होती है। तो ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ल्यूपस एरिथमेटिस, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, मार्फन सिंड्रोम। तो यहाँ राइट आंसर होगा मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम में क्यों होता है ये देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन में। देखिए, मार्फन सिंड्रोम इज अ हेरिडिटरी डीजेनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मार्फन सिंड्रोम क्या होता है, एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है जिसमें जो बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसमें डीजेनरेशन या उसमें उसके फंक्शनिंग या स्ट्रक्चर में दिक्कत होने लगती है। तो कनेक्टिव टिश्यू अगर हम अपने बॉडी में देखें तो क्या है, आई है, ब्लड वेसल्स है, बोन है, मसल्स है, लिगामेंट्स हैं। तो अगर मार्फन सिंड्रोम किसी को है तो वो एनोरिज्म कॉज कर सकती है, जैसा हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा। Its feature are tall, lean body with long extremities including finger and toes, pectus carinatum or excavatum, aortic aneurysm or aortic dissection, abnormal joint flexibility, flat feet and scoliosis। ऐसी कंडीशन में पर्सन या बच्चा जो है कैसा रहेगा, टॉल रहेगा, लंबा रहेगा, पतला रहेगा और उसके हाथ या लॉन्ग एक्सट्रीमिटीज, उसके हाथ और उसकी फिंगर्स क्या होंगी और टोस लंबे लंबे होते हैं। पेक्टस कैरिनेटस और एक्स्ट्रा वेटम, इस कंडीशन को देखने, ये कंडीशन यहाँ देखने को मिलेगी। एओर्टिक एनोरिज्म मतलब एओर्टिक वॉल में एनोरिज्म या बलूनिंग या स्वेलिंग हो जाएगी।
एओर्टिक डाइसेक्शन भी देखने को मिलेगा, और वहाँ जो जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब जितना मुड़ सकता है, जितना मूवमेंट है, वो भी सही नहीं रहेगा। फ्लैट फीट एंड स्कॉलियोसिस भी देखने को मिलेगा। उनका फीट कैसा रहेगा, मतलब पैर के तलवे कैसे रहेंगे, फ्लैट रहेंगे, जो नॉर्मल शेप रहता है वो नहीं बनेगा। स्कॉलियोसिस का शोल्डर का एबनॉर्मलिटी, मतलब एक शोल्डर ऊपर है एक शोल्डर नीचे, ऐसी कंडीशन भी देखने को यहाँ पे मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज इन न्यूबॉर्न एक्सेप्ट। यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सब कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज हैं, मतलब ऐसे एबनॉर्मलिटी जो बच्चे को बर्थ से ही देखने को मिल रहे हैं, या बच्चे में पहले से ही जब उसकी डिलीवरी हुई तभी से प्रेजेंट हैं, पर एक ऐसा है जो उन कैटेगरी से अलग है। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं। हाइड्रोसेफेलस, मेनिंजाइटिस, ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला, स्पाइना बाइफिटा। तो यहाँ हमें जनरली पता चल रहा है कि ये जो कंडीशन है मेनिंजाइटिस, वो बच्चे को बर्थ से नहीं होती, वो बाद में होती है। तो यहाँ राइट आंसर होगा बी, दैट इज मेनिंजाइटिस। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मेनिंजाइटिस इज एन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर ऑफ मेनिंजेस, नॉट अ कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी। मेनिंजाइटिस क्या है, जो ब्रेन में मेनिंजेस कवरिंग होती है उसमें इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो ये बाद में होता है बच्चे को, इसलिए कंजेनाइटल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर हेरिडिटरी डिसऑर्डर एक्सेप्ट। इसमें फिर से वही है, सब जो है वो हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स है, बट वन है जो उस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता। तो ऑप्शन में है थैलीसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, सिस्टाइटिस। तो यहाँ राइट आंसर होगा सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस आपका बाद में देखने को मिलता है, वो हेरिडिटरी नहीं है या मदर फादर से नहीं मिलता है। और बाकी जो जैसे थैलीसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, ये सब क्या है, जेनेटिक होता है या बच्चे से पेरेंट्स से बच्चों में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 है। अ कपल हैज़ अ 2-year-old चाइल्ड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस। एक कपल है जिनका बच्चा 2 साल का है और उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस की दिक्कत है। व्हेन प्लानिंग देयर नेक्स्ट प्रेगनेंसी द कपल शुड अंडरगो। अगर वो अपना दूसरा प्रेगनेंसी या दूसरा चाइल्ड प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत यहाँ पे होगी। तो यहाँ ऑप्शन में देखें हम, तो ऑप्शन में आपके है फर्स्ट है जेनेटिक काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, काउंसलिंग रिगार्डिंग ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडी, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या टॉर्च टेस्ट। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन पहला जेनेटिक काउंसलिंग करेंगे उनका, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करेंगे, मतलब अगर उनको मेंटली कोई टेंशन है वो चीज़ हम सॉल्व आउट करेंगे। काउंसलिंग रिगार्डिंग ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडी, उनको बताएंगे कि एसटीडी का ट्रांसमिशन या एसटीडी कैसे ट्रांसफ़र हो सकती है, या टॉर्च टेस्ट करवाएंगे। तो यहाँ सबसे इफेक्टिव क्या होगा, जेनेटिक काउंसलिंग करेंगे, क्योंकि ये जो सिस्टिक फाइब्रोसिस आपकी बीमारी है वो जेनेटिक या हेरिडिटरी डिसऑर्डर है। तो उनके जब वो नेक्स्ट चाइल्ड प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको हम जेनेटिक काउंसलिंग ही करवाएंगे, जिससे वो नेक्स्ट चाइल्ड में ऐसी कोई दिक्कत देखने को ना मिले। तो राइट आंसर इज ए, दैट इज जेनेटिक काउंसलिंग। यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लेनेशन। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज एन इनहेरिटेड ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट डिसऑर्डर that manifests itself in multiple body system due to exocrine gland dysfunction। इसमें क्या होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक इनहेरिटेड ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट डिसऑर्डर है, मतलब जो पेरेंट्स से बच्चे में मिल रहा है। इसमें क्या होगा कि मल्टीपल बॉडी सिस्टम इफेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं उनमें डिसफंक्शन या वो अपना काम सही से नहीं कर पाती। इन विच एक्सोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस थिक म्यूकस इन मल्टीपल सिस्टम ऑफ बॉडी विच कॉज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल पैसेज। इसमें जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है बॉडी की, वो एक थिक म्यूकस या कह सकते हैं थोड़ा सा मोटा या थोड़ा गाढ़ा म्यूकस बॉडी के बहुत सिस्टम में या बॉडी के सिस्टम्स में प्रोड्यूस करती है, जिससे स्मॉल पासेस या फिर बॉडी का जो फ्लो हो रहा है या जो चीज़ें पास आउट हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, सिक्रीशन, वो पास नहीं हो पाते, बिकॉज इट इज़ एन इनहेरिटेड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, सो इट रिक्वायर जेनेटिक काउंसलिंग बिफोर कंसेप्शन टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डिसऑर्डर। जैसा हमें पता है कि इनहेरिटेड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, मतलब जेनेटिक बीमारी है, इसलिए हमें कपल को जेनेटिक काउंसलिंग देना है जब वो अपना नेक्स्ट चाइल्ड प्रिपेयर करने के लिए कंसेप्शन का सोचेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे देखेंगे अगर ऑप्शन में, तो हीमोफीलिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, स्केलेटन डिसऑर्डर है, क्रैनियोफेशियल डिसऑर्डर। तो अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा था कि क्या है ये, सिस्टिक फाइब्रोसिस इनहेरिटेड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका सी, सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्वेश्चन नंबर 17 है। द मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस इज। ये जो आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस है वो किस मोड से ट्रांसफ़र होता है। तो ऑप्शन में देखिए हम है ऑटोसोमल रेसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक डिसीज या नॉन मेंडेलियन। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका ऑटोसोमल रेसेसिव। ये क्या है, और इनहेरिटेड ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 18 है। द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन सिस्टिक फाइब्रोसिस।
सिस्टिक फाइब्रोसिस बार बार हम पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पूछा गया कि कौन से ऑर्गन को वो इफेक्ट करता है। तो यहाँ ऑप्शन में है पैनक्रियाज, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक। पैनक्रियाज इसमें इन्वॉल्व होता है, इसीलिए यहाँ पे जो सिक्रीशन होते हैं उनमें डिसफंक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द नेम ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस डेराइव फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक हिस्टोलॉजिकल चेंजेस इन पैनक्रियाज। कि सिस्टिक फाइब्रोसिस कहाँ से हम मिला है, जब पैनक्रियाज में हिस्टोलॉजिकल चेंज या फिर जो उसकी सेल या जब उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन हो रहा है उस टाइम ही पैनक्रियाज में चेंजेस देखने को मिले, दैट टाइम सिस्टिक फाइब्रोसिस देखने को मिलेगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फाइब्रोसिस्टिक डिजीज ऑफ पैनक्रियाज। हम सिस्टिक फाइब्रोसिस को फाइब्रोसिस्टिक डिजीज ऑफ पैनक्रियाज भी कह सकते हैं बिकॉज इट इज इफेक्टिंग पैनक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 19 है, सॉल्टी टेस्ट फेल्ट वाइल किसिंग द चाइल्ड अकर इन। जब किसी बच्चे को हम किस कर रहे हैं और उससे हमें क्या सॉल्टी टेस्ट या फिर नमक जैसे ऐसे फील हो रहा है, तो उस कंडीशन में बच्चे को क्या कंडीशन डिजीज़ हो सकती है। तो ऑप्शन में सिस्टिक फाइब्रोसिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस, सीलियाक डिजीज़ या टैक्सेक्स डिजीज़। तो यहाँ ऑप्शन होगा राइट, दैट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट बच्चे में अगर हम किसिंग करेंगे तो टेस्ट क्या आएगा, सॉल्टी आएगा, मतलब नमक जैसा ज़्यादा टेस्ट हमें फील हो। इसका रेशनल देखते हैं। इन्फेंट टेस्ट इज सॉल्टी इन सिस्टिक फाइब्रोसिस व्हेन kissed ड्यू टू एक्सेसिव क्लोराइड इन अ स्वेट, इट गिव पॉजिटिव स्वेट क्लोराइड टेस्ट। जो बच्चा जिसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस है उसको जब किस किया जाता है तो सॉल्टी टेस्ट आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्लोराइड का लेवल स्वेट में या पसीने में बढ़ गया है। इसको हम पॉजिटिव स्वेट क्लोराइड टेस्ट भी टेस्ट कहते हैं। स्वेट मोर देन 75 mg स्वेट इज़ नीडेड फॉर टेस्ट। लगभग यहाँ पे कितना चाहिए, 75 mg स्वेट चाहिए। क्लोराइड कंसनट्रेशन मोर देन 60 mg पर लीटर इज पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट। अगर यहाँ पे देखिए हमें 75 mg स्वेट चाहिए इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, और यहाँ पे अगर क्लोराइड का कंसनट्रेशन 60 मिली इक्वी पर लीटर है तो ये टेस्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है बच्चे में। इट्स नॉर्मल लेवल इज़ लेस देन 40 मिली इक्वी पर लीटर। अगर नॉर्मल हम क्लोराइड लेवल की बात करें तो नॉर्मल लेवल होता है 40 मिली इक्वी पर लीटर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ अर्लीस्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस इन न्यूबॉर्न। कौन सी ऐसी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारी होती है जो सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले बच्चे में आइडेंटिफाई करते हैं हम सबसे पहले। तो ऑप्शंस में है पैनक्रियाटिक फाइब्रोसिस, डिफिशियंसी ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, मिकोनियम इलियस। राइट आंसर होगा आपका मिकोनियम इलियस। तो यहाँ पे डिस्कस कर लिए हमने 20 क्वेश्चन। इसके आगे का डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक ये क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इफेक्टिव होने वाले हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।